हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ पार्ट है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें हम देखेंगे कि जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। हम डायरेक्टली इस मुद्दे पर आते हैं कि जर्मन्स में भी मिडिल क्लास के लोग थे और जिन्होंने मेहनत करके, रिवोल्यूशन करके, आंदोलन करके उन्होंने जर्मन्स को यूनिफाई किया। जर्मन्स में स्पेशली हम बात करेंगे वो 39 स्टेट्स का के फेडरेशन के बारे में, जिसे नेपोलियन ने बनाया था। नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक फेडरेशन बनाया था, संघ बनाया था। वो संघ अभी भी बिखरे हुए थे, उनका कोई कॉमन या सेंट्रल पावर नहीं था। वो सारे स्टेट्स अलग अलग थे और अलग अलग ढंग से शासन को चला रहे थे। उन सभी राज्यों पर अलग अलग मोनार्चीज का शासन था, डिफरेंट मोनार्चीज शासन कर रहे थे। उनको सपोर्ट करने वाले लैंडलॉर्ड्स, जिन्हें जंकर्स कहा जाता था, मिलिट्री थी, ये सब लोग उन राजाओं को सपोर्ट करते थे और जो भी इनके खिलाफ बोलते थे उसको वो पनिशमेंट देते थे, सजा देते थे। इधर जर्मन्स के मिडिल क्लास के लोगों ने भी यह शपथ ली थी कि जर्मन्स के इस 39 राज्यों के फेडरेशन को एक करना है, इसको रियल फेडरेशन का रूप देना है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जर्मन के 39 राज्यों में मात्र एक राज्य ऐसा था जिसका नाम प्रसा था। प्रसा ही एक ऐसा राज्य था 39 राज्यों का जर्मनी का, जो जर्मनी के कानून के आधार पर चल रहा था, जर्मनी के ढांचे के अनुसार चल रहा था। बाकी जो दूसरे स्टेट्स थे वो दूसरे मोनार्चीज के हाथ में थे, दूसरे तानाशाहों के हाथ में थे। तो अब प्रसा के कंधों पर ये भार आ गई कि कैसे उन अन्य राज्यों को यूनिफाई करना है, वहाँ राष्ट्रवाद लाना है। तो प्रसा की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी, दफ्तरशाही बोलते हैं इसको, इन सब लोगों ने वहाँ के मुख्यमंत्री, जिनका नाम ऑटमन बिस्मार्क था, जो वहाँ के आर्किटेक्ट थे, उनके कंधों पर ही भार था ये कि वो 39 राज्यों को कैसे इकट्ठा करेंगे। तो उन्होंने 7 साल में 3 लड़ाइयाँ लड़ी, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। और फॉर्चुनेटली वो तीनों ही युद्ध में विजयी रहे। प्रसा इन तीनों पर विजय पाई। 1871 में उस विजय का नतीजा ये निकला कि सभी राज्यों को इकट्ठा कर लिया गया। वहाँ के जो प्रसा के किंग थे, विलियम फर्स्ट, पूरे जर्मन के एम्परर के रूप में घोषित किए गए। वहाँ के सिस्टम्स को नए ढंग से बनाया गया। सब लोग हॉल ऑफ मिरर्स, पैलेस ऑफ वर्सेलिज में इकट्ठे हुए और वहाँ पर करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम सब कुछ जर्मन के नए कानून के अनुसार बनाया गया। और ख़ासतौर से जो प्रसा, जो मुख्य स्टेट था और जो भी कानून वहाँ पर चलता था, उन्हीं कानूनों को मुख्य रूप से पूरे यूनिफाइड जर्मनी में लागू कर दिया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे जर्मनी यूनिफाइड हो गया। अब बात आती है इटली की। इटली कैसे यूनिफाई हुआ? जर्मन की तरह भी इटली 7 अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए थे। इन 7 में मात्र एक ऐसा पार्ट था जिसका नाम सार्डिनिया पेटुमेन था, जिस पर सिर्फ और सिर्फ इटली के शासकों का शासन था। बाकी जो 6 दूसरे राज्य थे उसको दूसरे लोगों ने ले लिया था, दूसरे ताकतवर देशों ने ले लिया था। जैसे नॉर्थ जो पार्ट था उसका, उसे ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग ने ले लिया था। सेंट्रल पार्ट पर पोप का शासन था। साउदर्न रीजन्स पर बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का शासन था। और यहाँ तक कि इटली भाषा को भी इटली में ही स्थान नहीं मिला हुआ था। वहाँ के लोगों को इटालियन भाषा बोलने से मना कर दिया गया था।
इसमें भी 1830 में, जैसे गिस्पी मैजनी का नाम सुना है आप लोगों ने, गिस्पी मैजनी ने यंग इटली का निर्माण किया था। उस यंग इटली के माध्यम से इटली को यूनिफाई करने में बहुत फ़ायदा हुआ। 1831 में देखा जाए तो 1831 और 48 में कई बार युद्ध किया गया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। सार्डिनिया पेडोमेंट के अब कंधे पर पूरा भार आ गया कि कैसे वो अन्य राज्यों को, इटली के अन्य राज्यों को जिसे दूसरे मोनार्चिस ने ले लिया था, कैसे इकट्ठा करना है, कैसे वहाँ पर राष्ट्रवाद लेके आना है। तो फिर वहाँ के किंग विक्टर एमुअल सेकेंड, जो वहाँ के सार्डिनिया पेडोमेंट के राजा थे, उन्हें अब अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने देश को इकट्ठा करना था, यूनिफाई करना था। किंग विक्टर एमुअल सेकेंड चीफ मिनिस्टर कैबर के साथ मिलकर उन्होंने रेवोल्यूशन किया, डेमोक्रेट्स के साथ के साथ हाथ मिलाया, उन्होंने रेवोल्यूशन किया। और चूँकि वो एक अच्छा फ्रेंच बोलते थे, और इटली के होने के बावजूद भी अच्छा फ्रेंच बोलते थे, फिर भी वो चाहते थे कि सारे जो राज्य हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाएं, वहाँ मोनार्चिज्म न रहे, वहाँ डेमोक्रेसी आए। तो 1859 में चीफ मिनिस्टर कैबर के साथ मिलकर किंग विक्टर एमुअल सेकेंड ने 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में सफल रहे, और जिस पार्ट को ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने ऑक्युपाई कर लिया था उसको इटली में यूनिफाई कर लिया, मिला लिया। उसके बाद से 1860 में साउथर्न इटली किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पर विजय पाई। फिर वहाँ के लोकल प्रेजेंस से लेकर वहाँ के स्पेनिश रूलर्स को हराने में सफल रहे। इन सब करने के बाद 1861 में विक्टर एमुअल सेकेंड को यूनिफाइड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। अतः हम देख सकते हैं कि जर्मनी में 39 राज्यों की समस्या थी, 39 राज्यों को यूनिफाई किया गया, प्रूसिया वहाँ का मुख्य राज्य था। वैसे ही इटली में भी इटली के 7 स्टेट थे, उन 7 स्टेट में सार्डिनिया पेडोमेंट जिसका मुख्य रोल था, उसके कंधे पर अन्य राज्यों को जोड़ने का अधिकार था, उसने सबको जोड़ा भी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की भी कुछ ऐसी समस्या थी। इटली और जर्मनी की तरह ब्रिटेन भी मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ था, एथनिक ग्रुप्स में बटा हुआ था, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और इरिश। इसमें से जो इंग्लिश वाले थे वो ताकतवर थे, वो चाहते थे कि स्कॉट और इरिश को आप अपने में मिलाकर वो एक शक्तिशाली देश बन जाए, और इंग्लिश वालों ने ऐसा ही किया, क्योंकि इंग्लिश वालों के पास पैसा था, दिमाग था, बहुत पावरफुल थे ये। इसलिए उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के अनुसार उसने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक दूसरे में जोड़कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया। तो आप फिर बता दें, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के माध्यम से कि कानून के अनुसार इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़कर उसने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया। उसके बाद चूँकि स्कॉटलैंड के लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन चूँकि इंग्लिश वाले बहुत ताकतवर थे, अतः इंग्लिश वालों का वर्चस्व हुआ, इंग्लिश वालों ने स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिया। दूसरा बात करेंगे हम आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड भी स्कॉटलैंड की भांति, स्कॉटलैंड की तरह ही तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा था। इस पर भी, आयरलैंड पर भी इंग्लिश वालों ने अपना वर्चस्व जमाया, अपना अधिकार जमाया, और यहाँ की स्थिति ये थी कि यहाँ पर क्रिश्चियंस के 2 पार्ट्स थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। इंग्लिश वालों ने प्रोटेस्टेंट्स का हेल्प किया, और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स को ये कहा कि वो कैथोलिक्स पर शासन करें। अतः दोनों में डिवाइड एंड रूल के माध्यम से आयरलैंड को भी अपने में मिलाने का प्रयास किया। वहाँ के लोगों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन चूँकि ये ताकतवर बन चुके थे, ताकतवर शुरू से थे, इसलिए इन पर उनके किसी सप्रेस का, किसी प्रेशर का असर नहीं पड़ा। वहाँ पर एक ओल्ड टाउन नाम के एक
व्यक्ति थे, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्समैन थे। 1798 में उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन चूंकि ये लोग ताकतवर थे तो फिर 1801 में आयरलैंड को भी इंग्लैंड वालों ने अपने में मिला लिया और सफल रहे। फिर इंग्लिश वालों का जो अपना नियम कानून था, पहले उनका जो अपना नेशनल एंथम था, गॉड सेव आवर नोबल किंग, और जो उनका अपना फ्लैग था, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, उसको पूरे यूनाइटेड ब्रिटेन में लागू कर दिया। इस तरह से हम देखेंगे कि अन्य देशों की तरह ब्रिटेन का भी केस जो था वो स्ट्रेंथ था। यहाँ भी 3-4 रूपों में, 3-4 क्षेत्रों में लोग बटे हुए थे, लेकिन इंग्लिश वाले ने अपने ताकत के बल पर, अपने दिमाग के बल पर कैसे इनको आपस में यूनिफाई किया, वहाँ अपने नियम कानून को लगाया और फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया। जो 5वां टॉपिक है वह है विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन का मानसिक चित्रण करना। मतलब नेशन एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है। और आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो वो एक नेशन है जो फीलिंग में होता है। उसको कैसा रूप दिया जाए, इसके बारे में इस पार्ट्स में दिया गया है, पार्ट्स 5 में। इसमें जो आर्टिस्ट थे उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब सारे देश आज़ाद होते गए, सभी देशों में नेशनलिज्म आने लगा, तो लोगों के मन में हुआ कि देश को कैसा आकार दिया जाए। तो सब उसमें एक प्रचलन थी 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, कि जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे या जो भी आर्टिस्ट थे वो फीमेल फिगर के रूप में ही किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को चुनते थे। तो वैसे ही देशों को भी फीमेल के रूप में चुना गया। उसे एलोगोरी कहा गया, एलोगोरी ऑफ द नेशन। एलोगोरी का मतलब होता है कि जब किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो एलोगोरी होता है। इसको एक बार इंग्लिश में बोलेंगे हम। व्हेन एन, आप देख सकते हैं यहाँ, व्हेन एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, चाहे वो ग्रीड हो, एनवरी हो, फ्रीडम हो, लाइबर्टी हो, उसे किसी पर्सन या थिंग के रूप में प्रस्तुत करना एल्गरी होता है। ऐसे ही अलग अलग देशों में एल्गरी बनाई गई। फ्रांस में मैरिन बनाई गई, जो क्रिश्चियन नेम था, वो उनके लाइबर्टी के रूप में दिखाया गया उनको। उनके सर पे रेड कैप था, ट्री कलर और कॉकेट के साथ उनको प्रस्तुत किया गया। जर्मनी के अलगारी जर्मानिया थी। जर्मनी की जो अलगारी जर्मानिया थी, जर्मानिया के सर पे ओक लीव्स का ताज, क्राउन पहनाया गया, जो ओक लीव्स हीरोइज्म को दर्शाता था। ये सब क्वेश्चन के रूप में आते हैं, आप उसे याद कर लेंगे कि हीरोइज्म, जर्मानिया के सर पे जो ओक लीव्स का ताज बना है, क्राउन बना है, वो क्या सिग्निफाई करता है? उसका आंसर होगा हीरोइज्म। इस तरह आप देखते हैं कि कैसे जो आर्टिस्ट थे वो नेशन को, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को विजुलाइज किया उन्होंने, और स्पेशली वो फीमेल फिगर के रूप में उनको प्रस्तुत किया। जो 6th पार्ट है वो नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म को हिंदी में राष्ट्रवाद कहा जाता है और इंपेरियलिज्म को साम्राज्यवाद। बता दें आपको कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है। राष्ट्रवाद, पहले हम साम्राज्यवाद के बारे में बात करेंगे। ऐसे जो ताकतवर देश थे जिन्होंने अपना साम्राज्य दूसरे कमजोर देशों पर और गरीब देशों पर स्थापित किया। खासतौर से वो देश जो रिसोर्सफुल थे, जहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा थे, तो उनके लालच में जो बड़े बड़े देश थे, पहले बहुत से ऐसे कंट्रीज थे जो कॉलोनियल पावर्स के रूप में उभरे थे। उन्होंने बहुत से देशों को कॉलोनाइज किया था। तो उसी क्रम में उन्होंने अपने से कमज़ोर देशों को कॉलोनाइज किया, वहाँ के रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करते थे वो। तो वो एक इम्पेरियलिज्म हो गया, एक साम्राज्यवाद हो गया। लेकिन लोगों के अंदर एक भावना थी। लोगों ने कभी ना कभी अपने आज़ादी को महसूस किया था, अपने फ्रीडम को महसूस किया था, और उन्हें भी इम्पेरियलिज्म के खिलाफ नेशनलिज्म चाहिए था। उन्होंने एंटी इम्पेरियल मूवमेंट किया। उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने का निर्णय लिया। उन्होंने आज़ाद करने के लिए कितना मूवमेंट किया, और अंत में एक समय आया जब लगभग देश इम्पेरियलिज्म को ख़त्म करके नेशनलिज्म को प्राप्त करते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो बाल्कन्स का है। 1871 में बाल्कन्स एक जगह था जो बहुत बड़ा देश था। वो कई राज्यों को मिलकर बना था। सारे राज्यों का नाम इसमें दिया हुआ है, इसमें से ग्रीक भी था।
जिस पर ऑटोमन एम्पायर का शासन था। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो कैसे ये सारे देशों को मिला के जो ये बाल्कन्स था, बाल्कन एक बहुत रिसोर्सफुल जगह था, लेकिन यहाँ पर एथनिसिटी, यहाँ पर जात पात की समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। यहाँ के लोग आपस में मिलकर रहना नहीं जानते थे। यहाँ पर आपस में कोई कॉमन आइडेंटिफिकेशन नहीं था। यहाँ के लोगों को स्लैव्स कहा जाता था, गुलाम कहा जाता था। लोग यहाँ पर गुलाम के रूप में थे और एक दूसरे से कोई भी इनका कोई अपना बिलीफ या कुछ कॉमन चीज़ें शेयर नहीं करनी थी। इसका फ़ायदा बड़े बड़े यूरोपियन पावर ने उठाया। सभी की नज़र इस पर थी। इसमें से मुख्य जो पावर्स थे, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, सब लोगों ने इसे पाने का प्रयास किया, बाल्कन्स को लेने का, हथियाने का प्रयास किया, और नतीजा ये निकला कि अंत में फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण भी बना। एक बार फिर बता दें आप लोगों को, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और सब लोगों ने, जो बड़े बड़े देश थे, ऑस्ट्रो हंगरी, इन सब लोगों ने मिलकर इस रिसोर्सफुल जगह को, बाल्कन्स को हथियाने का, ऑक्युपाई करने का प्रयास किया, कॉलोनाइज करने का प्रयास किया। और ये बड़े बड़े पावर्स का एक साथ लड़ना भिड़ना, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वार का मुख्य कारण नहीं था ये, फिर भी फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक मेन कारणों में से ये एक था। अतः हम निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि कैसे इम्पेरियलिज्म था और बाद में लोगों ने एंटी इम्पीरियल मूवमेंट किया, उसके लिए रिवोल्यूशन किया, और अंत में फिर वो लोग भी आज़ाद हुए। वहाँ भी उन देशों में भी राष्ट्रवाद आया, नेशनलिज्म आया, लोगों ने इसको हासिल किया। यहाँ पर इस चैप्टर की समाप्ति होती है। ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। इसमें हम कुछ अगले कुछ चैप्टर्स में हम अगले कुछ वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, जिसको इसके आधार पर आपको लिखना होगा। थैंक यू।